हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज़ प्रीति गुप्ता, आपकी हिंदी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपनी संचयन बुक का लास्ट चैप्टर लेकर। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, हमने संचयन बुक के अपने सारे चैप्टर मतलब 2 जो चैप्टर हैं वो पिछले वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है टोपी शुक्ला, ये हमारी संचयन बुक का लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है टोपी शुक्ला। तो बच्चों, ये जो कहानी है टोपी शुक्ला, ये लिखी गई है राही मासूम रज़ा के द्वारा। ठीक है, ये एक उपन्यास है, मतलब उनकी जो कहानी है ये उसका एक अंश मात्र है ना। मतलब उनकी जो पूरी कहानी है उसमें से उन्होंने सिर्फ एक पार्ट लिया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए समझते हैं उन्होंने टोपी शुक्ला को किस बारे में और क्या बताया है। ठीक है, चलिए। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि बचपन में बच्चे को जहाँ से अपनापन और प्यार मिलता है वह वहीं रहना चाहता है। टोपी को बचपन में अपनापन अपने परिवार की नौकरानी और अपने मित्र की दादी से मिलता था। वह उन्हीं के साथ रहना चाहता था। तो ये बच्चों, ये जो कहानी है टोपी शुक्ला की, तो उसमें ये बताया है कि बच्चों को बचपन में जहाँ से प्यार मिलता है वो वहीं पे ही जाना पसंद करते हैं। तो ये जो कहानी है टोपी शुक्ला की, इसमें ये बताया गया है कि टोपी को बचपन में सबसे ज़्यादा अपनापन और सबसे ज़्यादा प्यार नौकरानी से मिलता था। उनके घर में एक नौकरानी थी जिनका नाम था सीता, उनसे उनको प्यार मिलता था। और उनका एक दोस्त था जिसका नाम था इरफान या इरफान। ठीक है, इरफान की दादी से उनको प्यार और अपनापन मिलता था, इसीलिए वे उन्हीं के यहाँ ज़्यादा जाना पसंद करते थे और उन्हीं के साथ रहना उनको अच्छा लगता था। तो यही कहानी है और इसी कहानी को बुना गया है। ठीक है, कि कहानी टोपी शुक्ला के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, चलिए। कहानी टोपी के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी का मुख्य पात्र है ना, जो टोपी है वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। टोपी के पिता डॉक्टर हैं। ठीक है, टोपी के पिता डॉक्टर हैं। उनका परिवार भरा पूरा है। यह परिवार अत्यधिक संस्कारवादी है। मतलब कैसा है, ये संस्कारों में ज़्यादा चलने वाले, मतलब अपने आदर्शों और अपने नियमों पे चलने वाला परिवार है, इसलिए इनको हम कहेंगे अत्यधिक संस्कारवादी। ठीक है, घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। टोपी का एक दोस्त है इफ़न, है ना। टोपी का एक दोस्त है जिसका नाम है इफ़न। टोपी हमेशा उसे इफ़न कहकर ही पुकारता था। इफ़न को बुरा अवश्य लगता था, परंतु फिर भी वह उससे बात करता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के मजहब अलग अलग थे, फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों में प्रेम का रिश्ता था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है इफ़न या इरफान, है ना। तो इफ़न और टोपी दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, पर बात क्या है, यहाँ पर दोनों के धर्म और दोनों के मजहब अलग अलग है ना। टोपी शुक्ला हिंदू है और इफ़न जो है मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। परंतु है क्या, दोनों मतलब जब जो टोपी है वो इरफान को इफ़न कह के बुलाते थे तो उनको बुरा ज़रूर लगता था, पर चूंकि टोपी उनका दोस्त था इसलिए वो इस बात को बुरा नहीं मानता था, क्योंकि दोनों की बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे, क्योंकि हमेशा दोनों साथ रहते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे के बिना हमेशा अधूरे थे, इसलिए वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे। दोनों में दोस्ती का बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा रिश्ता था। चलिए आगे देखते हैं। इस कहानी के 2 पात्र हैं, बालभद्र नारायण, मतलब जो टोपी शुक्ला है उनका नाम क्या है, रियल नेम है बालभद्र नारायण, और सैयद जरगाम मुर्तजा यानी इफ़न। सैयद जरगाम मुर्तजा यानी इफ़न, ये इरफान का पूरा नाम है। इफ़न के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न के दादा परदादा मौलवी थे। वे जीवित रहते हुए हिंदुस्तान में रहते थे, परंतु उनकी लाश को करबला ले जाकर दफनाया गया। इफ़न के पिताजी उनके खानदान में पहले बच्चे थे जो हिंदुस्तानी थे। मतलब यहाँ पे ये बताते हैं कि इफ़न की जो दादा और परदादा थे वो मौलवी थे, है ना। कि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, जो सारी चीज़ें सारे नियम और कानून जो करवाते हैं उनको मौलवी कहा जाता है। ठीक है, तो इफ़न के जो दादा और परदादा थे वो मौलवी थे। अब इफ़न के जो पिता हैं वो कौन है, वो हिंदुस्तानी है, मतलब वो हिंदुस्तान में ही पले बड़े हैं, और जो उनके दादा परदादा थे वो पाकिस्तान में पले बड़े थे। इसलिए जब उनके दादा और परदादा की मृत्यु हुई तो उनको करबला में ले जाकर दफनाया गया, जो करबला कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इरफान के पिताजी उनके खानदान में पहले बच्चे थे जो हिंदुस्तानी थे, मतलब
इरफान के जो पिता थे वो पहले ऐसे बच्चे थे जिनका पालन पोषण और सारी चीज़ें हिंदुस्तान में हुई थी, ठीक है। इफ़न को दादी मौलवी परिवार से नहीं थी, मतलब इफ़न की जो दादी थी वो मौलवी परिवार से नहीं थी, वह एक ज़मींदार परिवार की थी तथा पूरब की रहने वाली थी। मतलब जो इफ़न की दादी थी वो मौलवियों के परिवार से बिलोंग नहीं करती थी, वह एक ज़मींदारों के परिवार से बिलोंग करती थी और पूरब की रहने वाली थी, ठीक है। उनकी ससुराल लखनऊ में थी, जहाँ गाना बजाना बुरा समझा जाता था। इफ़न के पिता की शादी पर उनके मन में विवाह के गीत गाने की इच्छा थी, परंतु इफ़न के दादा के डर से नहीं गा पाई। उन्हें इफ़न के दादा से केवल एक शिकायत थी कि वे सदा मौलवी बने रहते थे, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चों की जो इफ़न की दादी थी वो किस ज़मींदारों के परिवार से बिलोंग करती थी, है ना, और पूरब की रहने वाली थी, ठीक है। और उनकी शादी कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी, जहाँ पर गाना बजाना या जश्न मनाना इन सारी चीज़ों को बुरा समझा जाता था, ठीक है। हुआ क्या था, इफ़न के पिता की जब शादी हुई तो जो इफ़न की दादी थी उनके मन में विवाह के मौके पर बहुत सारे गाने बजाने और जश्न का माहौल रहता है, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई थी क्योंकि उनको इफ़न के दादा से डर लगता था, है ना। इफ़न के दादा से उन्हें केवल एक शिकायत थी कि वे सदा मौलवी ही बने रहते थे, ठीक है। इफ़न की दादी जब मरने लगी तो उसे अपने माँ का घर याद आने लगा। मतलब जब इफ़न की दादी मृत्यु के करीब पहुँचने लगी तो उनको अपने मायके की याद आने लगी कि मायके में उनका घर कैसा था, घर के बाहर का आंगन कैसा था, तो ये सारी चीज़ें उनको याद आने लगी थी, ठीक है। इफ़न उस समय स्कूल गया हुआ था, उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था, वह उसे रात के समय कहानियाँ सुनाया करती थी। दादी पुरबिया भाषा बोलती थी जो उसे अच्छी लगती थी। टोपी को भी उसकी दादी की भाषा अच्छी लगती थी। टोपी को इफ़न की दादी अपनी माँ जैसी लगती थी। उसे अपनी दादी से नफरत थी। वह इफ़न के घर जाकर उसकी दादी से बात करता था, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चों की इफ़न जो है उसको अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था क्योंकि इफ़न की दादी रात के समय उनको कहानियाँ सुनाया करती थी और पूरबिया भाषा बोलती थी जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी इफ़न को भी और टोपी शुक्ला को भी। अब जो टोपी शुक्ला की बात आती है तो टोपी शुक्ला को भी इफ़न की दादी की भाषा अच्छी लगती थी और टोपी को भी इफ़न की दादी अपनी माँ के जैसी ही लगती थी क्योंकि उसको टोपी शुक्ला को इफ़न की दादी से भी उतना ही प्यार मिलता था जितना इफ़न को मिलता है ना। पर हुआ क्या बच्चों, टोपी शुक्ला को अपनी खुद की दादी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो हमेशा उन्हें डांटती फटकारती रहती थी, इसलिए वो अपनी दादी से नफरत करता था। क्योंकि उसको इफ़न की दादी से ज़्यादा प्यार था इसीलिए वो हमेशा इफ़न की दादी से मिलने बात करने के लिए इफ़न के घर जाया करता था, ठीक है। आगे चलते हैं। एक दिन टोपी ने अपने घर में जैसे ही माँ के लिए अम्मी शब्द का प्रयोग किया उसी क्षण उसके यहाँ तूफान आ गया, है ना। क्योंकि टोपी शुक्ला कैसा है, संस्कारवादी परिवार से बिलोंग करता है। तो अब वो क्या हुआ कि इफ़न के साथ ज़्यादा रहता है तो उसकी दादी माँ को भी वो अम्मी कहकर पुकारता था, है ना। तो एक दिन बातों ही बातों में टोपी शुक्ला ने अपनी माँ के लिए अम्मी शब्द का प्रयोग कर लिया, है ना। तो अब हिंदू लोगों के घर में मुस्लिम शब्द इस्तेमाल होते हैं तो क्या होता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। तो सेम वहाँ पर भी क्या हुआ, उनकी माँ से ज़्यादा उनकी दादी भड़क गई, है ना। बाद में उसकी माँ ने बहुत सी पिटाई की, है ना। बाद में क्या हुआ कि दादी के डांटने के बाद जो टोपी शुक्ला की माँ थी उन्होंने टोपी शुक्ला की बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी। उसके बाद मुन्नी बाबू ने माँ से झूठ कह दिया कि उसने कबाब खाए हैं जबकि कबाब मुन्नी बाबू ने खाए थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, आग में घी डालने का काम किसने किया, मुन्नी बाबू ने माँ से झूठ कह दिया कि इसने तो टोपी शुक्ला ने तो इफ़न के यहाँ कबाब भी खाए हैं, जबकि कबाब किसने खाए थे, मुन्नी बाबू ने खाए थे। सबने मुन्नी बाबू के झूठ को सच समझ लिया। टोपी के पास अपनी सफाई देने के लिए कोई रास्ता नहीं था, है ना। जब हुआ क्या बच्चों, टोपी शुक्ला को ऑलरेडी डांट पड़ रही थी तो उसी आग में घी डालने का काम किया मुन्नी बाबू ने। उन्होंने एक और शिकायत लगा दी झूठी की टोपी शुक्ला ने इफ़न के यहाँ कबाब भी खाए हैं, है ना। और इस झूठ को घर के सभी लोगों ने सच मान लिया और बाद में ये हुआ कि टोपी शुक्ला के सामने अपनी सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ था, ठीक है।
अगले दिन टोपी स्कूल गया। तब उसने इफ़न को सारी घटना बताई, जो भी उसके साथ घर पर हुआ था। उसने सारी घटना इफ़न के सामने बताई कि मेरे साथ ये चीज़ें घटित हुई हैं घर में। भूगोल के चौथे पीरियड में दोनों स्कूल से भाग गए, मतलब उनकी क्लास में भूगोल का पीरियड चल रहा था, दोनों स्कूल से भागकर निकल गए, है ना। उन्होंने पंचम की दुकान से केले खरीदे। टोपी केवल फल खाता था। टोपी इफ़न से कहता है कि क्यों न वह अपनी दादी बदल ले। इफ़न ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दादी उसके पिताजी की भी माँ है ना। तो हुआ क्या, ये जब सारी चीज़ें टोपी शुक्ला ने इफ़न को बताई, तो टोपी शुक्ला ने कहा कि क्यों ना हम अपनी दादी बदल लेते हैं, क्योंकि टोपी को इफ़न की दादी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इफ़न ने ये सारी चीज़ों को मना करते हुए कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इफ़न की जो दादी है वो उसके पिताजी की भी माँ है ना। इफ़न ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, तुम्हारी दादी जल्दी मर जाएगी, क्योंकि बूढ़े लोग जल्दी मर जाते हैं। तो इफ़न ने उनको बताया कि ऐसा कहा गया है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो मर जाते हैं, तो तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारी दादी भी जल्दी मर जाएगी, ठीक है। इतने में नौकर ने आकर सूचना दी कि इफ़न की दादी मर गई है ना। मतलब ये दोनों बात ही कर रहे थे, इतने में वहाँ का नौकर आया और उसने कहा कि इफ़न, तुम्हारी दादी तो मर गई है। शाम को जब टोपी इफ़न के घर गया तो वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, है ना, क्योंकि जो टोपी है वो तो इफ़न के घर दादी से ही मिलने जाता था, है ना। जब दादी ही नहीं है घर में तो पूरा घर कैसा हो गया, एकदम सुनसान हो गया। वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी। टोपी के लिए सारा घर मानो खाली हो चुका है। मतलब जब टोपी को इफ़न की दादी से मिलना अच्छा लगता था तो उन्हीं के कारण उसको घर भरा पूरा लगता था। तो जैसे ही उनको ये पता चला कि घर में दादी की मृत्यु हो चुकी है, तो जैसे कि उसके संसार पूरा खाली हो गया हो, ऐसा उसको महसूस हुआ। टोपी ने इफ़न से कहा, तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई हती, तब ठीक भया होता। तो टोपी ने इफ़न से पुरबिया भाषा में कहा कि तुम्हारी दादी की जगह अगर मेरी दादी मर गई होती तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। जल्दी ही इफ़न के पिता का तबादला हो गया। उस दिन टोपी ने कसम खाई कि आगे से किसी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी बदलने वाली हो, है ना। अब बच्चों, हुआ क्या, इफ़न और टोपी बहुत अच्छे दोस्त थे। अब कुछ समय के बाद इफ़न के पिता का ट्रांसफ़र हो गया और इफ़न वहाँ से चला गया। तो उसी दिन टोपी शुक्ला ने कसम खाई कि आगे से किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेंगे कि जिसके पिता की नौकरी हमेशा बदलती रहती हो, ठीक है। इफ़न के जाने के बाद टोपी अकेला हो गया। अब उसका दोस्त चला गया था तो खेलने, बातें शेयर करने के लिए कोई नहीं बचा उसके साथ, तो उसको हमेशा अकेलापन महसूस होने लगा। उस शहर के अगले कलेक्टर हरिनाम सिंह थे। मतलब जो इफ़न के पिता थे वो भी कलेक्टर थे, है ना। तो अब इफ़न के घर में जो रहने आए कलेक्टर, उनका नाम था हरिनाम सिंह। उनके भी 3 लड़के थे। तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका, ठीक है। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड्डू केवल इंग्लिश बोलता था, ठीक है। मतलब उनके 3 लड़के थे। जो सबसे छोटा था डब्बू, वो टोपी शुक्ला से बहुत ज़्यादा छोटा था, और जो बीलू था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, और जो बीचवें नंबर का था गुड्डू, वो सिर्फ इंग्लिश बोलता था, ठीक है। उनमें से किसी ने टोपी को अपने पास फटकने नहीं दिया, है ना। उनमें से किसी ने भी टोपी को अपने पास नहीं फटकने दिया या दोस्ती करने का मौका नहीं दिया। माली और चपरासी दोनों टोपी को जानते थे, इसलिए वह बंगले में घुस गया। उस समय तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। अब वहाँ का जो माली और चपरासी थे वो पहले से टोपी को जानते थे, क्योंकि वो इफ़न के घर आता जाता था, इसलिए उन्होंने उसको बंगले में घुसने दिया। और उस समय तीनों लड़के क्या कर रहे थे, वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। उसके साथ एक टोपी का झगड़ा हो गया, है ना। उनके तीनों लड़कों में से एक के साथ टोपी का झगड़ा हो गया। डब्बू ने अल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया। टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी तो उसे होश आया। फिर उसने कभी कलेक्टर के बंगले का रुख नहीं किया। तो हुआ क्या बच्चों, उनमें से एक लड़के के साथ किसका, टोपी का झगड़ा हो गया था। तो डब्बू ने क्या किया, कुत्ते को टोपी शुक्ला के पीछे लगा दिया। तो कुत्ते ने क्या किया, टोपी शुक्ला को काट लिया, जिससे उसके पेट में 7 सुइयां लगी। तो इसके बाद से उसने कसम खाई कि अब से कभी उस बंगले की ओर वो नहीं जाएगा, ठीक है।
इसके बाद टोपी ने अपना अकेलापन घर की बूढ़ी नौकरानी सीता से दूर किया। मतलब जो इतना अकेला हो गया था, दुखी रहता था अपने दोस्त के जाने से, तो अपनी सारी बातें वो घर की नौकरानी थी जिसका नाम था सीता, उनसे बातें करके वो दूर करता था। सीता उसे बहुत प्यार करती थी, मतलब सीता भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार देती थी। वह उसका दुख दर्द समझती थी। घर के सभी सदस्य उसे बेकार समझते थे। घर में सभी के लिए सर्दी में गर्म कपड़े बने, परंतु टोपी को मुन्नी बाबू का उतरा हुआ कोट मिला। उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, ठंड का मौसम आने लगा था, तो घर में सभी के लिए गर्म कपड़े बनने लगे। पर हुआ क्या, टोपी शुक्ला के लिए गर्म कपड़े नहीं बने और उसे मुन्नी बाबू का उतरा हुआ पुराना कोट टोपी शुक्ला को पहनने के लिए दे दिया गया। उसने इसे लेने से मना कर दिया। वह कोट घर की नौकरानी केतकी को दे दिया गया। उसकी इस हरकत पर दादी क्रोधित हो गई। उन्होंने उसे बिना गर्म कपड़े के सर्दी बिताने का आदेश दे दिया। तो हुआ क्या, टोपी को कोट पसंद नहीं आया, तो उन्होंने ये कोट घर की नौकरानी केतकी को दे दिया। तो उन्होंने केतकी को ये कोट दिया तो उसकी दादी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने ये आदेश दे दिया कि पूरी सर्दी टोपी शुक्ला बिना गर्म कपड़े के बिताएंगे। ठीक है, आगे ये हुआ, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, जिस कारण से उसे घर में और अधिक डांट पड़ने लगी। मतलब अब वो बहुत अकेला हो गया था और पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगता था। तो कक्षा 9वीं में ही वो 2 बार फेल हो गया, जिसके कारण उसे घर में और ज़्यादा डांट पड़ने लगी। जिस समय वह पढ़ने बैठता था उसी समय घर के सभी सदस्यों को बाहर से कुछ न कुछ मंगवाना होता था। तो मतलब यहाँ पे टोपी शुक्ला बोलते हैं कि जिस समय वो पढ़ाई करते थे उसी समय घर के सारे लोग उसे कुछ न कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज देते थे। स्कूल में भी उसे अध्यापकों से सहयोग नहीं दिया गया। अध्यापकों ने उसे 9वीं में लगातार 3 साल फेल होने के कारण उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। तो स्कूल में भी क्या होते थे, अब टीचर उसकी हेल्प नहीं करते थे, क्योंकि अब वो तीसरी बार भी कक्षा 9वीं में फेल हो गया था। 3 बार बच्चा अगर कोई स्कूल में फेल होने लगे तो टीचर भी क्या करते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना कम कर देते हैं कि यार इसको कितना भी पढ़ा लो, ये पढ़ने वाला तो है नहीं। इसलिए क्या किया, टीचर भी, उसके जितने भी टीचर थे उन्होंने भी ध्यान देना कम कर दिया। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। तो होता क्या था कि जैसे कि वो कक्षा 9वीं में है, तो जो उसके दोस्त साथ के जो दोस्त थे वो भी अगली कक्षा में जाने लगे। फिर नया सेशन आता था, कोई नया बच्चा आता था, फिर नया सेशन, कोई नया बच्चा। तो जो छोटी कक्षा के बच्चे होते थे उनके साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था। ऐसा भी नहीं था जो उसके साथ सहानुभूति रखता, उसे परीक्षा में पास होने के लिए प्रेरित करता। मतलब साथ में उसके जो नए बच्चे आते थे वो लोग भी ऐसे नहीं थे कि उसे प्रोत्साहित करे कि हाँ भाई तुम कर सकते हो, तुम पढ़ा सकते हो। ऐसा कोई भी नहीं था, है ना। और उस घर और स्कूल में किसी ने भी उसे अपनापन नहीं दिखाया। मतलब घर में भी उससे कोई प्यार से बात नहीं करता था और स्कूल में भी उससे कोई प्यार से बात नहीं करता था। तो उसका मन वहाँ से विचलित होने लगा। उसने स्वयं ही मेहनत की और तीसरी श्रेणी में 9वीं कक्षा पास कर ली। मतलब उसने खुद पे ही फोकस किया, खुद से ही मेहनत की और क्लास 9th उसने 3rd डिवीज़न से पास कर ली। उसकी 9वीं कक्षा पास करने पर दादी ने कहा कि उसकी रफ्तार अच्छी है, तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास हो गए हो। तो दादी ने कहा कि चलो तुम्हारी रफ्तार अच्छी है कि 3 साल में 3rd डिवीज़न तुम्हें कम से कम तुम पास तो हो गए। तो दादी ने एक तंज कसते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम पास तो हो गए, इतना ही बहुत है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर टोपी शुक्ला। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नई सीरीज़ के साथ। तो बच्चों आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो और इसी सेशन को आप रिवाइज करते रहिए अपनी टेक्स्ट बुक्स के भी साथ। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।